बड़ा यूजफुल टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन तो आपने ऑन टू अगर कोई फंक्शन है तो वो इन्वर्टिबल हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा आप हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना। क्या डेफिनेशन कह रही है कि अगर एफ एक फंक्शन है ए से बी पे और जी एक और फंक्शन है बी से सी पे, बी टू फंक्शंस, देन द कॉम्पोजिशन ऑफ एफ एंड जी डिनोटेड बाय गॉफ, गॉफ कहते हैं इसको, इज डिफाइंड एज द फंक्शन गॉफ फ्रॉम ए टू सी, इस ए से सी पे आएगा, ठीक है, गिवन बाय गॉफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस फर्स्ट सेट ए। मतलब कहने का क्या है, अगर एक सेट ए है ये, ठीक है, एक सेट है बी, ये यहां ना लिख के, एक सेट है ये ए, ये सेट है एक बी और एक सेट है ये सी, ठीक है। तो यहां से यहां तक एक फंक्शन अगर एफ आ रहा है, एफ आ रहा है, तो अगर यहां पे कोई एलिमेंट है एक्स, तो ये क्या होता था, एफ एक्स होता था, ठीक है। और बी से सी पे अगर कोई जा रहा है तो वहां कौन सा फंक्शन जा रहा है जी, जी। तो यहां अब ये एक्स हो गया ना इसके लिए, यानी ये क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स। यानी अगर ध्यान से देखा जाए तो ए से सी पे क्या फंक्शन गया, गॉफ ऑफ एक्स गया कि नहीं गया, यस और नो। दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा सिंपल है ये टॉपिक। पहला एग्जांपल कहता है कि एक फंक्शन है 2 3 4 5 से 3 4 5 9 पे, और एक जी फंक्शन है 3 4 5 9 से 7 11 15 पे। ध्यान से देखना, ए से बी पे जाएगा और बी से ही आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, उसके बीच में कुछ और ना आए। देखो बी से ही आगे बढ़ा। बी फंक्शंस डिफाइंड एज f2 दिया है उसने 3, f3 दिया है 4, f4 दिया है 5, g3 और g4 दिया है 7, g5 और g9 बराबर दिया है 11। आपसे कहा है गॉफ निकालिए। गॉफ जब भी कहेगा तो आपको इन सारी जगहों पर गॉफ निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमने गॉफ कहां से कहां तक देखा था, गॉफ जो था वो ए से सी तक जाएगा, यानी यहां से वहां तक जाएगा। देखना जो आंसर निकल के आएगा ना वो इसी में से आएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, देखना ध्यान से। अब एक चीज मुझे बताओ, चलो आगे बढ़ने से पहले, क्या F11 है, 2 का 3 हो रहा है, 3 का 4, 4 का 5, मैनी वन, वो ऑन टू हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, हाँ 9 का नहीं बन रहा, ठीक है। जी बताइए 11 है कहां से, 3 और 4 दोनों का 7 बन रहा है, हाँ ऑन टू 7 और 11 15 खाली रह गया, तो ना 11 है ना ऑन टू है। ये 11 है बट ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो आते हैं हम लोग अपने सवाल पे। हाँ जी, तो उसने आपसे पूरा गॉफ पूछा है, तो आपको सबसे पहले निकालना हो गॉफ ऑफ 2। गॉफ 2 का मतलब क्या हुआ, जी ऑफ एफ ऑफ 2, यही हुआ। मुझे बताओ एफ ऑफ 2 की वैल्यू कहीं तुम्हें दिख रही है, तो जी ऑफ 3, क्या जी ऑफ 3 की वैल्यू तुम्हें कहीं दिख रही है, कहा है जी ऑफ 3, 7, तो गॉफ 2 आ गया 7, देखो इसी में से आया, आया ना उसमें से। अब गॉफ 3 की बात करते हैं, यानी जी ऑफ एफ ऑफ 3। जरा मुझे बताना एफ ऑफ 3 कहीं दिया है, 4, तो जी ऑफ 4 कितना है जी, 7, आया उसी में से। फिर गॉफ 4, जी ऑफ, हाँ देखो ये एफ भी 11 नहीं है, F4 और F5 बराबर भी तो दिए हुए हैं, हाँ। तो गॉफ 4 अगर देखा जाए तो जी ऑफ F4, और F4 कितना है 5, और G5 कितना है जी 11, इसी में से आएगा वो भी। अगला है गॉफ 5, जी ऑफ F5, तो वो भी कितना आएगा G5 यानी 11।
क्लियर है? ये हमारा कंपोजिशन है इसका। ठीक, देखो मैं कहा बहुत आसान है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसको। आते हैं बढ़िया वाले सवाल पे। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड गॉफ एंड फॉग इफ f फ्रॉम r टू r रियल नंबर से रियल नंबर पे जा रहा है और g भी r से r पे जा रहा है, गिवन बाय fx इज इक्वल टू cos x एंड gx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। क्या दिया है? fx दिया है cos x और gx दिया है 3x स्क्वायर। अगर मैं fog x निकालूं तो क्या वो मेरा f ऑफ gx होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। होगा ना? कोई गलती नहीं करी है मैंने, पक्का? अब मुझे बताइए gx की वैल्यू क्या 3x स्क्वायर नहीं है ना? अब मुझे बताइए fx की वैल्यू cos x है, तो अगर मैं x को 3x स्क्वायर से रिप्लेस कर दूं तो कुछ दिक्कत है? भाई मेरा सवाल कह रहा है मुझे करना पड़ेगा। fog x क्या आया? cos 3x स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब वो कह रहा है गॉफ एक्स भी निकालो, तो गॉफ एक्स क्या होगा? g ऑफ एफ एक्स, यही होगा। एफ एक्स क्या है जी? cos x है। gx क्या है? 3x स्क्वायर, यानी g ऑफ cos x हो जाएगा। x की जगह cos x रख दो, इसका मतलब होता है cos स्क्वायर x। ये आ गया गॉफ ऑफ x। कोई दिक्कत? अब वो एक बात और कह रहा है चेक करने के लिए, तो आंसर में चेक हो गया। शो दैट गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। क्लियरली cos 3x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 3 cos स्क्वायर x, ये बराबर ही नहीं होते। इसका मतलब फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ। ठीक है, ये बड़ा सही सवाल है, लिख लो इसको। ये 2 नंबर या 3 नंबर का सवाल आता है। नाउ देखो, इन्वर्टिबल फंक्शन, अ फंक्शन f from x to y is defined to be invertible if there exists a function g from y to x such that, ये इन्वर्टिबल कहलाएगा x से y और y से x पे अगर दूसरा फंक्शन आ रहा है तो इन्वर्टिबल कब कहलाएगा? जब गॉफ क्या कहलाएगा? ix, आइडेंटिटी ऑफ x। आइडेंटिटी ऑफ x का मतलब क्या होगा? सिर्फ x आ जाएगा। ठीक है, जैसे गॉफ x का मतलब क्या हुआ? g ऑफ fx जो होना चाहिए वो आइडेंटिटी ऑफ x आना चाहिए। उसी तरह से फॉग आना चाहिए iy, यानी f ऑफ g क्या होगा? y जो आएगा iy आएगा। देन द फंक्शन इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ f एंड इज डिनोटेड बाय f इनवर्स। इससे डिनोट किया जाता है f इनवर्स से। ठीक है, तो अब जरा एग्जांपल हम लोग ये करके एक देखते हैं। आप एक बार ट्राई करना जरा इसको। एग्जांपल कह रहा है लेट f फ्रॉम n टू y बी अ फंक्शन डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू 4x plus 3 वेयर y इज 4x plus 3 फॉर सम x बिलोंग्स टू n, शो दैट f इज इन्वर्टिबल। ठीक है, आपको पहले शो करना है कि ये इन्वर्टिबल है, फिर इसका इनवर्स भी निकालना है। f फ्रॉम n टू, नेचुरल नंबर से y पे जा रहा है, तो fx क्या दिया है यहाँ पे? अगर इसको मैं ध्यान से देखूं तो y इज इक्वल टू, यहां से क्या आ सकता है? 4x plus 3, यानी 4x इज इक्वल टू y माइनस 3 होगा और x क्या होगा? y माइनस 3/4। ठीक है, अब चीज समझना। अब क्या है, आप क्या डिफाइन करो? एक और फंक्शन, क्योंकि आपको इन्वर्टिबल फंक्शन निकालना भी तो है। कहां से? y से n पे अब आओगे ना, सच दैट, अब वहां पे क्या होगा? एफ वाई जो आपका फंक्शन बनेगा वो y माइनस 3 इज इक्वल टू, सॉरी अब एफ वाई थोड़ी, अब तो जी वाई बनेगा। जी वाई विल बी इक्वल टू y माइनस 3/4। ये तुमने एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक, अब चेक क्या करना है? गॉफ और फॉग। गॉफ एक्स चेक करना है ना? गॉफ एक्स चेक करना है आपको, आई एक्स आना चाहिए। आई एक्स का मतलब क्या आना चाहिए? आई एन, क्योंकि एन से वाई पे जा रहे हैं, है ना, नेचुरल नंबर आना चाहिए। और फॉग चेक करना है, यानी एफ ऑफ जी वाई चेक करना है, आई वाई, यानी वो वाई का एलिमेंट आना चाहिए। ठीक, तो करते हैं जरा चेक। तो यहाँ पे अगर मैं
ऑफ एक्स की बात करूं तो होगा जी ऑफ एफ एक्स। यस, एफ एक्स क्या है हमारे पास, जी ऑफ 4x+3 है कि नहीं। अब यहां पे कहा गया, यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, y की जगह 4x+, क्योंकि ये g ऑफ यही तो फंक्शन है y, इसकी जगह आपको 4x+3 रखना होगा, तो आप रखिए y की जगह 4x+3, तो 4x+3 -3 डिवाइडेड बाई 4, 3 से 3 कट गया और 4 से 4 क्या बच गया x, और ये कहां पे था, नेचुरल नंबर पे, यानी ये in के बराबर आ गया कि नहीं आ गया, है ना। अब एक चीज और अगर मैं चेक कर लू, फॉग चेक कर लू, फॉग यानी f ऑफ जी वाई, है ना, तो जी वाई क्या है, y -3/4। अब आप इस फंक्शन में x की जगह, कहा गया इस फंक्शन में x की जगह y -3/4 पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू y -3/4 + 3, तो इस 4 से ये 4 कटा, क्या बचा, y -3 + 3, -3 + 3 कटा y आ गया, यानी ये आई वाई तो हुआ, है कि नहीं। अब देखो गॉफ आई एन आ गया, फॉग आई वाई आ तो गया, तो इसका मतलब f इज इनवर्टिबल, f इज इनवर्टिबल एंड g इज द इनवर्स ऑफ f, है ना, g जो है वो इनवर्स है f का, यानी f इनवर्स क्या होगा, ये y -3/4, यही इसका आंसर है। क्लियर, लिख लो इसको। आओ आफत सवालों पे, 11th 12th के सबसे आफत सवाल होते हैं मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स और उसके क्वेश्चंस, ठीक है, और सबसे ज्यादा एग्जाम्स में सवाल पूछे भी जाते हैं इन्हीं में से, ठीक। पहला ही सवाल सबसे देखने में आफत लग रहा होगा, लेकिन है नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर if R1 and R2 are equivalence relations in a set A, so that R1 intersection R2 is also an equivalence relation। कह रहा है अगर R1 R2 इक्विवेलेंस है A सेट पे, तो R1 इंटरसेक्शन R2 भी इक्विवेलेंस होगा। बताइए, सबसे पहले इक्विवेलेंस के लिए हम क्या चेक करते थे, अब ये भूल गए, रिफ्लेक्स, तो आगे पीछे नहीं ना, सीक्वेंस में चलते हैं, रिफ्लेक्सिव। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, R1 और R2 इक्विवेलेंस है, इसका मतलब AA बिलोंग करता है R1 में एंड AA बिलोंग करता है R2 में, फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, है ना, उसका एलिमेंट है, ठीक है। तो AA R1 में भी है और R2 में भी है। अगर ऐसा है तो AA जो होगा वो R1 R2 दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा, ठीक है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू A। इसका मतलब बेटा ऐसा बोलना और ऐसा लिखना फर्क है, आप इसको थ्योरेटिकली लिख के आ जाओगे, नंबर काट देगा, फिर मत कहना मैंने तो वही बोला था जो आपने लिखा है। ये मेथड है मैथमेटिकली, समझ में आया यहाँ। अब किस पे चलते हैं हम लोग, सिमेट्री। देखो AB बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 है, आपको क्या प्रूफ करना है कि BA बिलोंग्स भी R1 इंटरसेक्शन R2 हो जाए, ठीक है, फॉर एवरी A B बिलोंग्स टू A, ठीक है, ये दोनों एलिमेंट A सेट से आए हुए हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या ये नहीं होगा कि AB जो है वो R1 में भी है और AB जो है वो R2 में भी है। इंटरसेक्शन का मतलब यही तो होता था कि दोनों में होगा, यूनियन का मतलब होता था किसी एक में हो, इंटरसेक्शन का मतलब होता था दोनों में होगा। अब R1 इक्विवेलेंस है, तो क्या ये BA बिलोंग्स टू R1 नहीं हो जाएगा, R2 भी इक्विवेलेंस है, तो क्या ये BA बिलोंग्स टू R2 नहीं हो जाएगा। रीजन लिख देना, R1 and R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अगर ऐसा है तो इसका कन्वर्स भी तो होगा, अगर ऐसे टूट के ऐसे बना है तो इसको उल्टा अगर मैं जोड़ू तो वापस ऐसे भी तो बन जाना चाहिए। तो ये BA बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 भी तो हो गया। तो अब देखो A भी बिलोंग्स कर रहा है R1 इंटरसेक्शन R2 में और BA भी बिलोंग कर गया, इसका मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 इज
symmetric. Very good. Last but not the least, transitive. देखो, AB belongs to R1 and BC belongs to R1 का मतलब क्या है कि AC बिलोंग करता है R1 को, ठीक है। उसी तरीके से सिमिलरली AB belongs to R2 and BC belongs to R2 से क्या बनता है जी, AC belongs to R2 बनता है। क्यों बनता है कि सिंस R1 and R2 are equivalence रिलेशन, ठीक है। ये दोनों कब रिलेशन हुए, जब AB बिलोंग्स R1 इंटरसेक्शन R2, इनका ये मतलब हुआ ना, AB बिलोंग्स R1 इंटरसेक्शन R2 एंड BC बिलोंग्स R1 इंटरसेक्शन R2। तो इससे क्या शो हुआ क्लियरली, यहां पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो AC भी जो है वो आपके R1 इंटरसेक्शन R2 में ही बिलोंग करेगा। इसका मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांजिटिव। अब ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, तो ट्रांजिटिव हो गया, हेंस R1 इंटरसेक्शन R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है।